दिसंबर 3। वो कब से दीवान पर बैठी जालीदार बंद दरवाजे पे नजरें जमाए बैठी थी। ब्लैक टाइट्स पर घुटनों तक ब्लैक और रेड डॉट्स वाली फ्रॉक पहने, उस बच्ची की तरह जिसका पसंदीदा खिलौना उससे छिन गया हो और वो सबसे रूठ कर यहाँ आ बैठी हो। सुनहरी धूप ने शरारती बच्ची की तरह जाली के सुराखों से झांका और मुस्कुराकर फर्श पर आ बैठी। बाहर की तरफ जाती रोशाने टटकी और से सेबी की महवियत को देखा और खामोशी से आगे बढ़ गई। थाल की उलझी डोरियां सुलझाते सुलझाते हो सकता है कोई सिरा सेबी के हाथ लग ही जाए। सेबी ने फर्श पर बिखरे धूप के सुनहरी सिक्कों को देखा तो ना जाने क्या कुछ याद आ गया। वो दोनों हमेशा इसी दरवाजे के पास खेला करते, अपनी गुड़िया सीने से लगाए। वो हमेशा साइम का इंतजार करती, जो माँ से चोरी छुपे टैबलेट उठा लाता। फिर गुड़िया लावारसों की तरह जाली से टेक लगाए उन्हें पटर पटर देखी जाती। वो फर्श पर ऊंधे लेटे टांगे झलाते, हथेलियों के प्याले में मासूम चेहरे सजाए सामने रखे टैब पर बीसू नस्में सुनने दे जाते। वो खामोशी से सुनहरी धूप से खेलती बचपन को देख रही थी। ध्यान की तितली दिमाग की बंद मुट्ठी में पर फड़फड़ा रही थी, इससे कब के दम तोड़ देती। सेबी ने हल्की सी सांस भर के मुट्ठी खोल दी। ध्यान हटाने या भटकने से हकीकत बदल थोड़ी जाती। जुदाई आरजी सही मगर जानलेवा थी। ये आप क्या कह रही हैं? साइम ने बेहद हैरत से माँ से सवाल किया था और सेबी का दिल चाहा था वो साइम का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाए, उससे मिले बगैर, उसे देखे बगैर। वो सांस कैसे लेगी? उसकी सांस अभी सटकने लगी थी। फाइका ने उसकी कैफियत को दिल पर महसूस किया मगर खुद को संभाले रखा। ये वक्ती जुदाई तुम दोनों को हमेशा के लिए एक कर देगी। माँ की बात पर एतबार करो। सेबी को एतबार नहीं था क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी। साइम मुतसब्बिस था, उसे माँ पर एतबार था मगर खुद पर नहीं। सेबी से मिले बगैर कैसे रह सकता था? अपने बड़ों को जिद नहीं दिलाते। सब्र और हिम्मत से आने वाले दिन का इंतजार कर लो। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ तुम दोनों का साथ दूंगी। वो सेबी से मुहातिब थी। सेबी ने साइम को देखा। साइम ने तसल्ली अमेज अंदाज में अपना हाथ सेबी के हाथ पे रखा। ठीक है मामा, अगर आप हमारा साथ देंगी तो हम तैयार हैं। सेबी ने हाथ समेट लिया। वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। फाइका ने थोड़ा मुतमिन होकर गहरी सांस भरी। शुक्रिया बच्चों, ये थोड़ा सा समझौता तुम्हारी आने वाली जिंदगी को आसान बना देगा। मुझे यकीन है तुम दोनों मुझे धोखा नहीं दोगे। उसने धूप के बनते दायरों को देखते सारी गुफ्तगू को फिर से दोहराया। आय हाय जेबी, इस तरह क्यों बैठी हो? वो ताई की आवाज़ पर चौंकी। एक ही सावे पर बैठे बैठे जिस्म अकड़ गया था। उसे सीधे होकर पाँव जमीन पर रखे। तबीयत ठीक है बच्चे? उन्होंने तशवीश से जेबी का माथा छुआ। ठीक है ताई अम्मी, बस यूं ही बैठ गई थी। वो खड़ी हुई, बालों को समेट कर पोनी बनाया, बाजू में पहना बैन बालों में चढ़ाया और दरवाजे से बाहर देखा। उसी गुड़िया की तरह चाली के दरवाजे से लगी सुनहरी धूप अब सर्द हो चली थी। सारी बात बेहद खामोशी से सुनने के बाद इब्राहिम साहब ने संजीदगी से पूछा, और साइम की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया? फाइका ने तकिया कमर के पीछे रखकर बैकग्राउंड से टेक लगाई। वो आज बहुत थक गई थी। ऑफिस, घर के काम और साइम का किस्सा उसी के मुतवक्का रद्द अमल के सामने बंद बांधा है। इब्राहिम साहब के लबों पर तंसिया मुस्कुराहट भी कर गई। और फाइका बेगम, आपको क्या लगता है इंटरनेट और मोबाइल के इस दौर में वो दोनों तुम्हारी बात पर अमल करेंगे? तो आपके पास कोई और हल है? फाइका उनकी मुस्कुराहट पर चिढ़ गई। साइम फिर से घर छोड़ देता तो हम क्या करते? अब कम से कम उसके सामने रुकावट तो है। कैसी रुकावट? वो चौंके। इंतजार की। इस दौरान वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देगा, करियर बनाएगा, बात की बाद में देखेंगे। वो किसी सोच में डूबे। और अगर इस सब के बाद भी वो जुबारिया पर ही अटका रहा तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि जुबारिया के घर वालों को भी कोई एतराज़ ना हो। जो भी है, अब बात के बाद में देखेंगे। मैं बहुत थक गई हूँ इब्राहिम, नींद आ रही है। वो कुछ बेजार होकर लेट गई। हाँ, सो जाएं। हमारी नींदें तो इस नई नस्ल ने उड़ा दी हैं, जिन्हें और कुछ हो ना हो मोहब्बत पैदा होते ही हो जाती है। लगता है अब उसकी भी वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगी। ना चाहते हुए भी फाइका के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। सुबारिया साइम से रूठ गई थी। भला क्या जरूरत थी माँ से वादा करने की? वो मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, ये मुमकिन है? वो बचपन की तरह अब भी लड़ते हुए नाक चढ़ा लेती थी और ये नक चढ़ी मोमी गुड़िया उसे बहुत अच्छी लगती थी। जब वो बेलकोनी की रेलिंग से लटक कर अपनी आंखें फैलाए उसे अपने स्कूल की बातें बताती तो वो उस लम्हे भूल जाता था कि उसके दोस्त बैट पकड़े उसके मुंतजिर हैं।
फाइका यूं भी उसे दूसरे बच्चों के साथ कम ही खेलने देती। उन्हें इत्मीनान रहता कि साइम सुबारिया के साथ घर के अंदर ही खेलता है। दोनों झगड़ा नहीं करते थे, एक दूसरे का सर नहीं फाड़ते थे। उन्हें लगता जो अपनी ज़िंदगी में बहन भाई की कमी महसूस करता है वो कमी सुबारिया पूरी कर रही है। कभी कभार दानियाल साइम को डांट कर भगा देता और जुबारिया को उठा कर ले जाता। जुबारिया तो आइसक्रीम के लालच में बहल जाती और वो कितनी देर दुआएं मांगता, काश दानियाल भाई स्कूल से वापसी का रास्ता भूल जाए या कोई फ़कीर उन्हें उठा कर ले जाए। उसका बस न चलता कि वो किसी फ़कीर को दानियाल का पता दे दे। तभी एक सिग्नल पर उसने पूरी संजीदगी से एक फ़कीर से पूछ भी लिया, क्या बच्चे भी अगवा करते हैं? फाइका ने हैरान होकर गाड़ी आगे बढ़ाई थी, मगर जब उसने यही बात जेबी से की तो वो नाराज़ हो गई। उसे तो दानियाल भाई इतने ही प्यारे लगते थे जितना कि साइम। साइम का नन्हा सा दिल पूछ गया, अगर जुबारिया उसके लिए इतनी स्पेशल थी तो उसे भी जुबारिया के लिए सबसे स्पेशल होना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं था। उसे जुबारिया पर, उस मोमी गुड़िया पर ये साबित करना था कि वो जेबी के लिए कुछ भी कर सकता था। जानती हो, मैं उस दिन गुम हो गया था। अपने कमरे के नीम आसूदगी भरे माहौल में बैठा वो धीमे मध्यम लहजे में जुबारिया को बता रहा था। बाहर दिसंबर की तबरेज़ धुंध की चादर सर्द रात को अपनी लपेट में ले रही थी। क्या मतलब? वाकई गुम हो गए थे? हाथों पर दस्ताने, सफ़ेद स्वेटर और सो टोपी में खुले बालों के साथ कंबल में घुसी सर्दी में ठठरा रही थी। कमरे में हीटर नहीं था, इसी सुकून का एहसास सिर्फ साइम की बातों से हो रहा था। हाँ, मैं सारा दिन कॉलोनी में दरख्तों पर तुम्हारे लिए चिड़िया के बच्चे ढूंढता रहा था। वो होले से हंसा, जैसे ज़रा सी ऊंची आवाज़ से वो लम्हा चूक जाएगा, जिसकी गिरफ्त में वो इस वक्त खुद को महसूस कर रहा था। चिड़िया के बच्चे? तुमने ही तो कहा था चिड़िया के बच्चे देखने हैं। अच्छा, तो मिले? वो हंसी। नहीं, अलबत्ता मैंने गिरकर बाजू ज़रूर तोड़वा लिया था। हाउ स्वीट। बाजू टूटना स्वीट होता है? साइम बुरा मान गया। नहीं, किसी के लिए दरख्तों पर चिड़िया के बच्चे ढूंढना स्वीट है। वो खिलखिलाई। लेकिन मुझे ये तो पता चल गया कि तुम बचपन से ही रोमांटिक हो और मुझे मोम की गुड़िया कहते थे। साइम खामोश रहा। क्या हुआ? तुमने कुछ कहा नहीं? से भी बेचैन हो गई। कुछ नहीं, अम्मी की बातें जहन में आने लगी थी। तुम्हें उनसे वादा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता हम ये वादा निभा सकेंगे, है ना? वो जैसे साइम को ये वादा तोड़ने पर उकसा रही थी। साइम एक लम्हे को चुप सा हो गया। क्या हुआ? ये वक्ती जुदाई है ज़ेबी। वो ये वादा निभाना चाहता था। ज़ेबी के अंदर नागवारी सी गुजरी, जो उसके लिए भरी दोपहर में चिड़िया के बच्चे ढूंढने के लिए बाजू तोड़वा सकता था, कॉलेज में शहीर का सर फाड़ सकता था, अपना घर, अपने माँ बाप छोड़ सकता था। वो माँ से क्या एक स्टूपिड सा वादा नहीं तोड़ सकता था? ज़ेबी के अंदर हल्की सी उद्गर सी जन्म लेने लगी थी। परेशान मत हो ज़ेबी, कभी कोई मोहब्बत का रास्ता रोक सका है? ये तो हवा की तरह है, जहाँ से दिल चाहा रास्ता बना लिया। साइम की तसल्ली पर वो फिर से मगरूर हो गई, मगर वो नहीं जानता था कि उनका सबसे पहला रास्ता ही मसदूद हो गया था। फाइका ने साइम का सारा सामान नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया था। साइम का एहतजाज भी काम ना आया। वो उनकी बैलकोनी की मुलाकातों की गवाह थी, कैसे मान जाती? यानी हम बात भी ना करें? वो बुकलाया हुआ था। साइम, उन्होंने प्यार से बेटे के माथे पर बिखरे बाल समेटे। ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है और तुम उसी में फेल हो रहे हो। फ़ोन है, उस पर बात कर लो। मगर कोई मुलाकात नहीं होगी। वहाँ सेबी के घर वालों को गुस्सा दिलाने और अपने खिलाफ करने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत संगदिल हैं। यही समझ लो, जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। उन्होंने तसल्ली दी। लॉन में मैट्रेस बिछाए खवातीन साग का कट्टर रखे काटने में मसरूफ़ थी। ज़ेबी अब रोशानी को भी खवातीन की फ़हरिस्त में शामिल करती थी। तीनों के हाथों के साथ साथ ज़बान भी रवां थी। ज़रा फासले पर ज़ेबी कुर्सी पर उस रुख बैठी थी जहाँ साइम के घर का टेरेस नज़रों के सामने था। उससे साइम को कई मैसेजेस किए थे, मगर वो गालबन घर पर नहीं था। आज कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। सोभारिया ने उंगलियों पर दिन गिने और झुंझला गई। कुछ दिनों से वो कॉल भी कम ही करता था। ये तो वही बात हो गई, आँख ओझल पहाड़ ओझल। वो मज़ीद चिढ़ गई। उसे पूरा यकीन था वो दोनों फाइका की चाल का शिकार हो गए हैं। एक उकताई हुई नज़र टेरिस पर डालकर वो क्यारी को देखने लगी। सारी क्यारियों से सर्द और खुश्क पत्ते जमा कर लिए गए थे, गोया क्यारियाँ नई पनीरी लगने को तैयार थीं। लड़की, तुम भी कुछ हाथ हिला लो। अगर तुम्हारे ससुराल वाले भी साग के शौकीन हुए तो क्या करोगी? वो माँ की आवाज़ पर चौंकी। आप बनाकर भेज दिया करना, मैं फ्रीज कर लूँगी। उसे आसान हल दिया। बरामदे में शर्ट के बटन करता दानियाल आया।
वो रुशाने को पुकार रहा था। जाओ भाई, इस लड़के का भी तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं, अब ना जाने क्या चाहिए हो। साजिशा ने हंसते हुए कहा तो रुशाने शर्मा कर उठ गई। सेबी की नज़रों ने बरामदे तक रुशाने का ताकुब किया। रुशाने ने पास जाकर नाराज़ी से कुछ कहा। जवाबन दानियाल उसका हाथ खींच कर ले गया था। क्या है ताई अम्मी? सेबी ना रूठेपन से बोली। आपने तो हमारी लड़की पर कब्जा ही कर लिया है। समीना ने साजिदा से चोरी आंखें निकाली। क्यों अम्मी, लड़कियां अपने मायके रहने नहीं आती? अब एक घर में रहने का ये मतलब थोड़ी है कि सारा हक दानियाल भाई का ही हो गया। समीना की आंखें, इशारे, घूरियाँ, कुछ काम ना आया। उसे शिकायतों की पिटारी खोल ली। साजिदा ना जाने किस सोच में डूब गई थी। समीना का आखिरी इशारा अपने जूते की तरफ किया तो सेबी की जुबान रुकी। बात तो सच है। जरा गौर और होश के बाद साजिदा संजीदगी से गोया हुई। इस बच्ची की जिंदगी तो एक ही दायरे में घूम रही है। यही तो। सेबी जोश में सीधी हुई। चलो ठीक है, आज से रोशाने एक हफ्ते के लिए मायके जा रही है। ओहो, ये तो पागल है। और आप? समीना ने कुछ कहना चाहा। पागल नहीं, बहुत सियानी है। इससे जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। सेवी ने गर्दन अकड़ाई और रोशाने ने इस बात को इतनी संजीदगी से लिया कि खुशी खुशी बैग पैक करना शुरू कर दिया। दानियाल हक्का बक्का था। ये क्या मजाक है मिसेस? मजाक नहीं, मिसेस मायके जा रही हैं। वो मुस्कुराई। कितने दिनों के लिए? अगले एतवार। उसने बैग की जिप बंद की। सेबी की शर्त थी वो पूरा हफ्ता अपने कमरे की शक्ल नहीं देखेगी। और मेरे काम कौन करेगा? दानियाल हवास भागता हुआ। गुजारा कीजिए साहब। वो सीधी हुई। घर वाली हूँ, काम वाली नहीं। और वो मोहब्बत? कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन माँ की ममता पर गुजारा कर लेना। दरवाज़ा चौपट खुला था। बेहाली में साजिदा भी अंदर आ गई। रोशाने सुर्ख होती वहाँ से भाग ली। दानियाल ने ख्वामखा बैग उठा लिया। अम्मी, मैं इसे छोड़ आऊँ? हाँ छोड़ आओ। अब हर काम के लिए इसे आवाज़ ना देना। बच्ची को कुछ दिन सुकून से रहने दो। उन्होंने मुस्कुराहट दबाते लताड़ा। दानियाल शराफत से बाहर निकल गया। सुपारिया दूध पत्ती के 2 बड़े मग के साथ ड्राई फ्रूट्स लेकर कमरे में आई तो रोशानी मुस्कुराकर उसे देखने लगी। वो बहुत रिलैक्स अंदाज में बेड पर नींदराज थी। आज खूब सारी बातें करेंगे। वो ट्रे दरमियान में रखकर खुद भी आलती पालती मारकर बैठ गई। तुम भी बिल्कुल पागल हो, यही समझ लो। सारा दिन कॉलेज में गुजर जाता है और तुम्हारी शाम दानियाल भाई के साथ। इसके बाद सास के साथ किचन। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त था? वो लड़ने लगी। अच्छा बाबा, तुम ठीक कह रही हो। रोशानी ने अपना मग उठाया तभी पास पड़ी सेबी का मोबाइल बजने लगा। साइम का नाम देखकर रोशानी ने चौंक कर सेबी को देखा। सेबी ने कॉल काट दी। पिछले कुछ दिनों में साइम ने उसे इग्नोर किया था, अब उसकी बारी थी। तुम्हारी साइम से अब भी बात होती है? हाँ, सेबी ने इत्मीनान से जवाब दिया। रोशानी को उसके इत्मीनान पर हैरत हुई। और मुलाकात? नहीं, उस पर तो पाबंदी है। माइका आंटी ने उसका कमरा भी चेंज कर दिया है। वाकई? रोशानी को खुशी हुई। हाँ, तुम तो खुशी होगी, लेकिन जनाब, एक बहुत अच्छी बात हुई है। माइका आंटी ने हमारा साथ देने का वादा किया है। उसे धीरे धीरे सारी बात बता दी और हमने अच्छे वक्त का इंतज़ार शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है, शुक्र है कि तुम्हें भी कुछ समझ आया। अब बहुत एहतियात करना, कभी उसके घर ना जाना, ना कहीं बाहर मिलने की कोशिश करना। ऐसा ही होगा, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कहीं फाइका आंटी हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अप्पू का ख्वाब पूरा करो। अच्छा ठीक है, तुमसे नसीहतें सुनने के लिए रात नहीं ठहराया। खामोशी से दूध पत्ती पियो, इतनी सर्दी हो रही है। सेबी ने दोनों हाथों में मग लेकर गरमाइश महसूस की। हाँ, मैं तो आज खूब सोऊंगी, वरना आधी रात तक दानियल की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। रोशानी हंसी, लेकिन आधी रात तक सुपारिया की बातें ही खत्म ना हुई थी और सुबह देर तक दोनों की आंख ना खुली। रोशानी ने सुपारिया के साथ बाजार जाना था। समीना का ख्याल था कि मायके आई बेटी को शॉपिंग करवाई जाए। रोशानी का रास्ता अचानक सामने आकर दानियाल ने रोका था। बीवी, कहाँ भागी जा रही हो? अब आपको छोड़कर कहाँ भागूंगी? उससे मुस्कुराहट दबाई। ये मायके मायके का खेल कब खत्म होगा? संडे को। सुपारिया ने बर वक्त एंट्री दी। सारा तुम्हारा चलाया हुआ चक्कर है, दानियाल ने घूरा। आपने ठीक अंदाजा लगाया। सुपारिया ने गर्दन अकड़ाई। चलिए अब जल्दी से हमें ड्रॉप कर दें। सॉरी, मायके कई बीवी का ड्राइवर बनने का मुझे कोई शौक नहीं। उससे रखाई से दोनों हाथ खड़े कर दिए। आप सिर्फ रुशाने के शौहर नहीं, मेरे भाई भी हैं। यानी छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना खरबूजे को ही है।
तानियाल बेबसी से खोया हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। उस दिन दोनों ने खूब शॉपिंग की। उसने साइम के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट लिया था, सुनहरी कलर का गिटार। बटन दबाने से सुर बिखेरने लगता। न्यू ईयर का उससे खूबसूरत गिफ्ट क्या हो सकता था। रोशानी जान गई थी तोहफा किसके लिए है, मगर नज़रअंदाज कर गई। फाइका ने जो रुकावट खड़ी की थी वही काफ़ी थी। रस्सी को इतना खींचना जरूरी नहीं था कि टूट जाती। वहाँ सेबी ने साइम को देखा तो ठटक कर रुक गई। वो यकीनन उसके लिए गिफ्ट खरीदने आया था। वो रोशानी को ज्वेलरी देखता छोड़कर आगे हुई। कितने दिनों से उसे देखा नहीं था, रूबरू बात नहीं की थी। जीन्स पर लेदर जैकेट पहने वो हाथ में टेडी बियर लिए मुड़ा। जोबारिया ने हाथ खड़ा किया मगर हाथ वहीं साकित हुआ। साइम की तवज्जो उसकी तरफ नहीं, साथ खड़ी रिता पर थी, जिसने उसके हाथ से टेडी बियर ले लिया। फिर उससे तूबा, शहीद और अली को देखा। वो सब एक दूसरे के लिए गिफ्ट ले रहे थे। सेबी का दिल भुत सा गया। वो खामोशी से वापस पलट आई। कभी देखी है सर्द दिसंबर की आखिरी रात या आखिर पहर में उतरती ओस, जो पूरी कायनात के जरे जरे को अपनी लपेट में ले लेती है। मेरा दिल उस ओस में भीगा अकड़ गया है। कोई है जो अपने दुखते लब उस पर रख दे। वो उसके सामने खड़ा उदासी से कह रहा था। घास पर बैठी उस मोमी गुड़िया ने ओस का जायका अपने लबों पर महसूस किया। वो डर गई। बदकत सर उठाकर तारीख आसमान से गिरती ओस को देखना चाहा। वो ओस नहीं, बर्फ थी। मोमी गुड़िया बर्फ के मुजस्मे में ढलने को थी। वो उस पर झुका। बर्फ के मुजस्मे को लगा वो अपने हिद्दत भरे लब उसकी मांग पर रखेगा और वो फिर से जी उठेगी, मगर उससे बहुत प्यार से। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेट कर पीछे किया और उसे खामोशी से पलट गया। वो उसे पुकारना चाहती थी मगर आवाज़ उसके नीले होंठों पर जम गई। वो खौफजदा नज़रों से तबीयत सुन में मधूम होते वजूद को देखे गई। आतिशबाजी की आवाज़ पर वो चिल्लाकर उठी। उसका पूरा वजूद पसीने पसीने और धड़कन बेतरतीब थी। दिल सीने से बाहर आने को बेकरार। उससे कंबल यूं खुद से अलग किया कि वो ज़मीन पर जा पड़ा। ये कैसा ख्वाब था। पूरा ग्लास पानी का चढ़ाकर उसने खुद को संभालने की सही की। वहशतज़दा होकर उसने अपना मोबाइल ढूंढा। रोशानी 4 दिन बाद अपने ससुराल जा चुकी थी। साइम जाग रहा था। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की और साइम की आवाज़ सुनते ही उसे रोना आ गया। वो हिचकियों के साथ रोई। साइम का बस नहीं चलता था। वो सारी दीवारें तोड़कर उस तक आ पहुँचे। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाते से भी बदखत बोली। मैंने तो कई बार कॉल की थी मगर तुम ही। सेबी को अचानक याद आया। एटीट्यूड तो वो दिखा रही थी। तुम इतने दिनों से देखा नहीं, तुम्हें घबरा गई थी। पागल हो यार। मुझे डर लगता है साइम, ये वक्ती जुदाई हमेशा के लिए ठहर ना जाए। ये नामुमकिन है, तुम्हारा वहम है। उससे धीमे लहजे में सारे हादसात समेट लिए थे। सेबी ने अब से आती आवाज़ों को सुना। तुम कहाँ हो। अली के घर न्यू ईयर पार्टी है। रिदा और तूबा भी आई हैं। नहीं, सिर्फ बॉयज़ है। अच्छा। सेबी को एहसास हुआ वो पिछले आधे घंटे से सारी पार्टी से कटकर उससे बातों में मगन था। इंजॉय करो, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। अब तो तुम परेशान नहीं हो ना। नहीं, तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट बैल्कनी में रख दूंगी, मौका मिला तो उठा लेना। ना मिला तो निकाल लूंगा, मगर मौका गवाऊंगा नहीं। साइम हंसा तो सेबी ने हैप्पी न्यू ईयर कहकर कॉल काट दी थी। साइम की बातों ने उसे रिलैक्स कर दिया था। लेकिन उस रात एक बात तय हो गई थी। उन्हें एक दूसरे से मिलना था। वो एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। खोया फायका के साथ वादे की बात सारी बस यहीं तक थी। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। समीना की बंद आंखें खुल चुकी थीं। 10 मिनट के लिए भी नजरों से ओझल होती तो पुकारने लगती। पढ़ाई के बहाने कमरे में बंद होती तो दूध, चाय या फल देने के बहाने चक्कर लगाती रहती। पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी दानियाल के सुपुर्द थी। लेकिन जो रास्तों का अदराक हो जाए तो जो रास्ता मिल ही जाता है। धोखा देने का सोच लिया जाए तो धोखा देने की जरूरत भी मिल जाती है। सरमद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। वो वक्त से पहले घर आ गए। सुबारिया ने सोचा माँ को अब कुछ देर तक फुर्सत नहीं मिलेगी। साइम ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया था। यूट्यूब पर अपलोड करने से पहले वो ये गाना सुबारिया को सुनाना चाहता था। 3 मिनट का गाना, 3 मिनट आने और जाने के, 15 मिनट काफ़ी थे दीदार यार के लिए। और इतना वक्त तो नहाने में ही लग जाता। उसने जाने से पहले अपने हिसाब से कैलकुलेट किया था। बस एक चीज़ शामिल करना भूल गई। माँ तो बाप की तीमारदारी में मसरूफ़ थी और बाप बाप का दिल तो अपनी बेटियों के साथ धड़कता था। अभी कदम घर से बाहर निकले ही थे कि बाप ने पुकार लिया। ज़रा सा बुखार होता है कि शोर मचा लेते हैं। अब बेटियों को घुटने से लगा कर बैठ जाए। समीना चिढ़ गई थी।
रोशान ने सुपारिया को बुलाने भागी और आन वाहत में जान लिया कि वो घर पर नहीं है। बैरूनी दरवाज़ा एहतियात से बंद था कि बाहर से आसानी से खुल जाए। रोशानी के अंदर तैश की लहर उठी। बस से भी, इससे ज़्यादा नहीं। रोशानी ने हाथ मारा। सेली गेट ऑटोमेटिक लॉक्ड हो गया था। अब वो सिर्फ अंदर से खुल सकता था। समीना किचन में चाय बना रही थी। रोशानी लड़खड़ाते कदमों से कुर्सी पर बैठी और पानी का ग्लास मुंह को लगाया। क्या हुआ? समीना ने हैरत से उसकी अरकलूदा पेशानी को देखा। हुआ नहीं, होने वाला है। क्या? अब्बू से कह आई हूँ। बेल हुई तो दरवाज़ा खुद खोलिएगा। कौन आने वाला है और वो क्यों दरवाज़ा खोलेंगे? समीना झुंझलाई। उन्होंने भी मुझसे यही पूछा था। रोशानी बड़बड़ाई। मैंने कहा, अब्बू पर्दे डालने का वक्त गुजर गया है। छोटे छोटे गुनाह किसी बड़े अजाब में न ढल जाएं। इसे दरवाज़ा खुद ही खोलिएगा। समीना के हाथ से चाय का कप गिरा। खुद उन्होंने स्लैब का सहारा लिया था। माय गॉड साइम, ये इतना खूबसूरत सॉन्ग है। लगता ही नहीं कि तुमने गाया है। सेबी सुनकर निहाल हो गई थी। उफ, कर दी ना टिपिकल लड़कियों वाली तारीफ। साइम ने लैपटॉप बंद किया। क्या मतलब? उफ सेबी, तुम्हारी तस्वीर कितनी अच्छी आई है। लगता ही नहीं ये तुम हो। साइम ने नकल उतारी तो सेबी को हंसी आ गई। अच्छा बाबा, ये इतना अच्छा सॉन्ग है कि लगता है तुमने गाया है। यूं कहो ना। वो कुर्सी समेत उसकी तरफ घूमा। अब ये किसी चैनल को दोगे? वो मेज के किनारे टिक गई। चैनल? क्या हो गया है? चैनल वाले हम जैसों को कहाँ पूछते हैं? तो ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है। हम अपनी वीडियोस पर डालेंगे, फिर चैनल वालों की नज़र पड़ेगी और तुम पॉपुलर हो जाओगे। सेबी ने उसका जुमला मुकम्मल किया। इंशाल्लाह। फिर लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी, सेल्फीज़ के लिए मिन्नतें करेंगी। उससे फ़ख्र से जैकेट का कॉलर खड़ा किया। बहुत शौक है लड़कियों के साथ सेल्फी लेने का। सेबी चिढ़ गई। यार, इतना तो मेरा हक बनता है। तो फिर तुम बैठ के सुहाने ख्वाब देखो, मैं चलती हूँ। वो खड़ी हुई। साइम ने हाथ पकड़कर रोका। क्या मतलब, नाराज होके जा रही हो? नहीं, सिंड्रेला के 12 बज गए हैं। सेबी ने हाथ छुड़ाया। यार थोड़ी देर तो रुको, इतने दिनों के बाद तुम्हें देखा है। वो मुकाबिल खड़ा हुआ। अच्छा, वीडियो चैट पर किसे देखा करते हो? सेबी उसे हटाकर आगे बढ़ी। मतलब लाइव इतने दिनों बाद देखा है। तौबा है साइम, तुम अभी से इस लाइव और रिकॉर्डिंग में उलझ गए। सेबी को हंसी आ गई। अब्बू घर पर हैं, फिर किसी दिन। आओ दरवाजे तक छोड़ाऊं। दोनों साथ साथ चलते गेट तक आए। सुनो, गाना अच्छा था। बहुत अच्छा था। लोग पसंद करेंगे। मैंने पसंद कर लिया तो लोग भी कर लेंगे। डोंट वरी, बहुत पॉपुलर होगा। पहले साइम ने भाई झांका था, फिर उसे ग्रीन सिग्नल दिया। 2 कदम के फासले पर उसके घर का गेट था। वो गेट तक पहुंची तो साइम ने हाथ हिलाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। बस 1 कदम के बाद वो अपने घर के अंदर होती, मगर वो 1 कदम हला में मोलक रह गया था। गेट लॉक था। ये कैसे मुमकिन है? कौन आया होगा? दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? लम्हों में पसीने पसीने हो गई। टांगें लरसने लगी। वो वापसी के लिए मुड़ी, मगर क्या फ़ायदा? बैल्कोनी का दरवाज़ा भी बंद था। अब जाए तो जाए कहाँ? रोशानी को कॉल करूं? उससे हाथ उठाया, लेकिन रोशानी का मोबाइल कमरे में होगा और वो खुद अब्बू के पास। बेल देने के सिवा कोई चारा ना था। ताई अम्मी वजीफ़ों में मसरूफ़ होंगी। अम्मी अब्बू की खिदमत में लगी होंगी। दरवाज़ा रोशानी ही खोलेगी और रोशानी को आराम करना मुश्किल ना था। अपने गुमान पर यकीन रखते उससे बेल दे दी। आधी बेल पर ही से गेट खुल गया था। वो हड़प से अंदर दाखिल हुई। अभी रोशानी को आराम करने के लिए अल्फाज तरतीब भी नहीं पाए थे कि सामने खड़े बाप पर नजर गई। सिर्फ ढलती शाम ही पीली नहीं पड़ी थी। सरमद साहब का रंग उस शाम से ज़्यादा सर्द था। रही सुपार या सरमद तो आईना सामने होता तो अपनी सूरत देखने और पहचानने से इनकार कर देती। कहाँ से आ रही हो? वो कहाँ से आ रही थी, सुपारिया ने सोचा और शर्म से ज़मीन में गिर गई। अपना मोबाइल दो। काश उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल गायब हो जाता। सरपंच ने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया था। सुपारिया ने देखा, कुछ भी देखने, कुछ भी पढ़ने से पहले ही उनका हाथ कांप रहा था। सरपंच ने मैसेजेस खोले। सिर्फ चंद मैसेजेस पढ़कर ही उन्हें अंदाज़ा हो गया था वो साइम से राब्ते और किस हद तक राब्ते में थी। सुपारिया की नज़रें बाप के जूतों पर जमी थी। उसे लगा बाप की टांगें कांपी हैं, हालांकि उनकी टांगें नहीं, दिल कांपा था। ज़माने भर का तखीर उनकी आंखों में उतरा। वो आंखें जो आज से पहले कभी इतनी बूढ़ी नहीं लगी थी। वो अपनी गुड़िया सी बेटी को देख रहे थे। फिर उन्होंने गैलरी खोली और पूरी तरह ओपन होने से पहले ही मोबाइल उनके हाथ से छूटकर फर्श से टकराया और बिखर गया, साथ में उनका मान भी।
उनके अंदर तैश की गजबनाक लहर उठी। वो एक जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर मारना चाहते थे, उसी गाल पर जिसे उनने सैकड़ों नहीं हजारों बार चूमा था। मगर कैसे? बेटी खुदा की रहमत होती है। उन्होंने इस रहमत को सजदा शुक्र अदा करके कलेजे से लगाया था। मारना तो एक तरफ, कभी सख्त लफ्ज़ नहीं बोला था। और अब की रहमत जो थी, कहते हैं बेटियां रिस्क होती हैं, उन पर जब भी नज़र डालो शुक्र की डालो। मगर आज हलाल रिस्क में हराम की आमाइश हो गई थी। मोहब्बत पाकीज़ा जज्बा है, जिसे पाकीज़ा रिश्तों के साथ बांधा गया था। आज हीर रांझा, सस्सी पन्नू लिखने वाले, मोहब्बत के दीवाने शायर या नाम नेहाद लिबरल्स मिलकर उनके मुंह पर थूक भी थे, तब भी वो ये साबित नहीं कर सकते कि एक लड़का लड़की के साथ, एक लड़की की किसी लड़के के घर तन्हाई में मुलाकातें दुरुस्त हैं। तुम्हारे दरमियान तीसरा शैतान है, तो ये किन के लिए कहा गया था? उनके अंदर आग धक रही थी, मगर उनके हाथ बर्फ बने पहलू में गिरे थे। अब्बू कुछ कह देते तो सुभारिया को इतनी बेचैनी ना होती, मगर वो तो खामोशी से कमरे में चले गए थे। रोशानी की आंखों में सेबी के लिए इतनी बेगानगी थी कि सेबी को उससे बात करने की हिम्मत ना हुई। रोशानी पानी का ग्लास लेकर गई तो समीना का रो रो कर बुरा हाल था। रोशानी ने बाप को देखा, कोई अब बाप नहीं, पत्थर का मुजस्मा था। मैं कैसे यकीन कर लूँ? सुपारिया हमें धोखा दे रही थी। हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी? और ये सिलसिला कब से चल रहा था? कमबख्त, अगर तुम्हें पहले पता था तो पर्दे क्यों डालती रही? वो रुशाने पर ही बरस पड़ी। नहीं पता था, जब पता चला तो बता दिया। अबू पानी ले ले। उसने बाप का कंधा हिलाया तो वो चौंके, साथ ही एहसास हुआ सांस ले रहे हैं, वरना वो तो खुद को मरा हुआ समझ रहे थे। उन्होंने दो खून भर के पानी को देखा। वो रिश्ता थूक निकला, उसी की मर्जी से आया था। जी। रुशाने की आवाज़ मदम थी। तभी बता देती तो दो बोल पढ़वाकर इस फितने को घर से दफा करती। सहमत खड़े हो गए और चप्पल पहनने लगे। कहाँ जा रहे हैं? प्यारी बेटी हमारे मुंह पर कालक मलने की तैयारी कर रही है, उसी को धोने की कोशिश करने जा रहा हूँ। वो ऐसे ही से कहकर चले गए। मेरा तो दिल नहीं मानता, हमारा खून इतना भागी कैसे हो सकता है? घर में नज़रों के सामने ये बच्चियाँ पली बड़ी हैं। सुबैर साहब ने तासुब से हाथ मले। साशा ने आ भर के बेटे को देखा तो वो तलखी से खोया हुआ। चले अच्छा हुआ चचा तक ये बात खुद ही पहुंच गई, कोई और कहता तो शायद यकीन ही ना करते। पता नहीं कहाँ गलती हो गई। गलती तो हुई है। सुबैर साहब की बात पर दानियाल और सायशा बेगम ने चौंक कर उन्हें देखा। एक गैर लड़के को इतनी आज़ादी से घर में आने जाने की इजाज़त दी। ठीक है बचपन से आता जाता था, मगर ये भूल गए कि बचपन चला गया है, बच्चे जवान हो गए हैं और अब ये ताल्लुक आग और तेल जैसा है। जब पाबंदियाँ लगाएं तो यही बच्चे हमारे मुंह को आते हैं कि हम उन पे इतबार नहीं करते। इतबार कर लें तो ये गुल खिलाते हैं। सायशा तल्ख हुई। अब्बू अब क्या करना है? सरमत को फैसला करने दो, वैसे वो गया है इब्राहिम से बात करने। सुबैर की बात पर दानियाल चौंक गया। उनसे क्या बात करेंगे? सुबैर साहब चुप हो गए। चुप तो फाइका और इब्राहिम भी थे। बेटी का बाप सामने बैठा सर झुकाए कह रहा था कि वो अपनी बेटी की शादी उनके लड़के से करने को तैयार है। उस दिन हम जज्बाती होकर आपके पास आए थे। इब्राहिम ने खंकार कर गला साफ किया। आज आप जज्बाती हो रहे हैं। जज्बाती नहीं, मजबूर हो गया हूँ। सरमत कुड़लाए। फायका को सख्त गुस्सा आ रहा था। किस कदर जज्बाती नस्ल है। सच पूछें तो इस उम्र में बेटे की शादी का सोच भी नहीं सकता। अभी उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। अभी तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। और ज़रा सोचें, आज जज्बाती होकर दोनों की शादी कर दें, 2-4 साल में उसे एहसास हो कि उससे तो गलती हो गई, तो आपकी बेटी कहाँ खड़ी होगी? सरमत चुप के चुप रह गए। इब्राहिम ने समझो इनकार ही किया था, मगर वो सुपारिया को अब घर में नहीं रख सकते थे। उन्होंने फैसला कर लिया था। मम्मा सिर्फ 10 मिनट की बात थी, मैं उसके साथ सिर्फ सॉन्ग शेयर करना चाहता था। वो बुरा फौकता हुआ। अच्छे हाथ हालात फिर से बिगाड़ की तरफ चले गए थे। जिसके साथ ज़िंदगी शेयर करना हो उसे इतने छोटे छोटे इम्तिहानों में नहीं डालते। कहा था, समझाया था, तुम दोनों ने वादा भी किया था, फिर ये बेसब्री क्यों? वो पूरी तरह चिढ़ गई थी। उन्होंने सुबारिया से क्या कहा? उसे फिक्र लाहक हुई। पता नहीं, ना जाने उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। वो मुस्तरब था, कुछ भी कर रहे हों उसके घर वाले हैं। फाइका ने बावर करवाया कि वो उसका लगता ही क्या था। और जुबारिया का कॉलेज जाना बंद हो गया था। उसका मोबाइल भी टूट चुका था, नेट चलाने की इजाज़त नहीं थी। कॉलेज जाना क्यों बंद कर रहे हैं? आइंदा नहीं करूँगी। वो रुशाने की मिन्नतें करने लगी। आइंदा के वादे बार बार काम नहीं आते और ना ही किसी को इतने चांस मिलते हैं। रुशाने ने सारा गुस्सा आटा गूंदने पर निकालने लगी।
तो घर रख कर क्या करेंगे? अचार डालेंगे। समीना ने अंदर आते हुए उसका जुमला सुन लिया था। सो पट पड़ी। जो तुम्हारी हरकतें हैं, बाप तुम्हारी शक्ल देखने का रवादार नहीं, और घर में रखना तो मजबूरी है। धक्का देकर घर से निकाल नहीं सकते। सुबारिया गर्दन झुका गई। अब जाओ यहाँ से, सर पर क्यों सवार हो? समीना ने गुस्से से कहा तो उमड़ते आंसुओं को रोकते वहां से आ गई थी। कोई बात नहीं, थोड़े दिन का गुस्सा है, खत्म हो जाएगा। उससे कमरे में आकर खुद को तसल्ली दी, मगर ये तसल्ली चंद रोज़ा थी कि सरमन ने उसके लिए रिश्ता ढूंढ लिया था। सेबी ने सुनते ही आसमान सर पे उठा लिया। लिहाज मुरव्वत सब एक तरफ। कमरे में एक तूफानी बदतमीजी बफा था। रोशाने ने भाग कर कुंडी लगाई। खुदा के लिए अपनी जुबान काबू में रखो। किसी ने ये बकवास सुन ली तो क़यामत आ जाएगी। भी क़यामत आनी है? सुबारिया की आवाज़ फट गई। जो कुछ मेरे साथ कर रहे हो वो किसी क़यामत से कम है। हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हैं। तो क्या हो, किसी को मेरी तकलीफ का एहसास नहीं? खुद अपनी मोहब्बत को पा लिया और मेरे लिए बस नसीहतें रह गई हैं। वो फर्श पे बैठकर रोने लगी। खुदा के लिए से भी ये तमाशे बंद कर दो। तुम्हारी अपनी गलती तुम्हारे गले पड़ रही है। मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाती रहोगी या मेरे लिए कुछ करोगी भी? सेबी मुठ्ठियां भींच कर चिल्लाई। क्या करूं? अब्बू से कहो मेरी शादी ही करनी है तो साइम से कर दें। खुद गए थे यही कहने कि उनकी बेटी को अपनी बहू बना ले। उन्होंने इनकार कर दिया। रोशानी ने गोया उसके सर पर पंप फोड़ा था। हो ही नहीं सकता, झूठ बोलती हो। ना करो यकीन, मगर हकीकत यही है। रोशानी जिद होकर जाने को मुड़ी। मेरी साइम से बात करवाऊं? वो जा चुका है। रोशानी का हाथ लॉक पर रुक गया था। कहाँ? अपने नाना के पास। मुझे इस सूरत हाल में तन्हा छोड़कर। वो शर्र सी रह गई। रोशानी ने जवाब नहीं दिया, खामोशी से बाहर चली गई। पीछे सुबारिया ठंडे फर्श पे बैठी रह गई। उसके इर्द गिर्द बीसों सवाल और सैकड़ों खदशे थे जो नन्हे मुन्ने सब बोलियों की तरह उसे डस रहे थे। कारोबार और जिंदगी के दीगर मामलात से जैसे दिल उचाट हो गया था। तभी वो आधे दिन के बाद उठ जाते। जुबैर साहब भाई की कैफियत को समझते थे, इसलिए खामोश रहते थे। कमरे की तरफ जाते जाते वो रोशानी की आवाज़ पर रुक गए। वो माँ को समझा रही थी। अम्मी, वो ये ज़बरदस्ती की मंगनी नहीं करेगी। देखा नहीं मेहमानों के सामने उसका रवैया कितना अजीब था। उसके अंदर इतनी बगावत कहाँ से आ गई रोशाने? समीना की आवाज़ में बेबसी नुमाया थी। तुमने देखा नहीं, उसकी आंख में कोई शर्म, कोई हया बाकी नहीं रही। हमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी तुम लोगों की तरबियत में। रोशाने और जुबारिया दोनों एक ही माहौल में पली हैं। जिनकी फितरत में कुछ ही हो, उनका तरबियत कुछ नहीं कर सकती। सायशा की आवाज़ बहुत मध्यम थी। उन्हें बामुश्किल लफ्ज़ समझ में आए। अम्मी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। रोशाने के लहजे में झुंझलाहट नुमाया थी। अगर उससे अपने ससुराल वालों के सामने रिंग पहनने से इनकार कर दिया तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगी। कुछ यही खदशात बड़े भाई ने भी सामने रखे थे। सोच लो सरमद, क्या एक अंगूठी उसका रास्ता रोक सकेगी? तो ठीक है, मंगनी की जगह निकाह कर देता हूँ। वो इतने हवास भागता थे कि समझ में नहीं आता था कि करें तो क्या करें। अचानक निकाह पर लोग सवाल नहीं करेंगे। उंगलियां उठाने से तो बेहतर है सवाल ही कर लें। सरमद तल्ख हुए। अपने ख्यालों से चौंक कर उन्होंने अंदर की आवाज़ों पर तवज्जो की, फिर बेदिली से हट गए। फाइका के नाना की बीमारी का बहाना बनाकर साइम को लाहौर भेज दिया था। ना चाहते हुए भी साइम को जाना पड़ा। नाना से प्यार भी तो बहुत करता था। अब्बा जी को समझा दिया था। इब्राहिम की उस समझ में नहीं आ रहा था कि यूं किस करवट बैठेगा। बता दिया था उसे कुछ दिन रोक लेंगे। फाइका का सर दर्द नहीं जाता था। कहाँ ला खड़ा किया था इकलौती औलाद ने। मुस्तकबिल, तालीम, नेकनामी सब कुछ दाव पर लगा दिया था उस कमबख्त ने। इस दौरान सुबारिया की मंगनी या निकाह हो जाएगा तो शायद ये लोग हार मान लेंगे। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। इब्राहिम ने पेशानी सहलाई। हालांकि इस बात पर पूरा यकीन उन्हें भी नहीं हो रहा था। ये तुम्हारी होने वाली ससुराल से सामान आया है। बेड पर बैठी सेबी ने सर उठाकर सामने पड़ी चीज़ों को देखा। मंगनी का जोड़ा, जूते, ज्वेलरी। वो खामोशी से उन्हें देखती रही। सारा एहतजाज, भूख हड़ताल बेकार गया। उसे एक ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा था। उसके अंदर नफ़रत की लहर उठी। रोशानी ने कुछ लम्हे उसके रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया, मगर वो खामोश थी। शायद इसने हालात से समझौता कर लिया था। रोशानी खुशगुमान हुई। सेबी, अब्बा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया है। लड़का बहुत अच्छा है। ससुराल भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। घर में सिर्फ माँ बेटा है। वालिद की डेथ हो गई है। इन्हें शादीशुदा। पैसे की रेल पेल है। तुम पर ज़्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं होंगी।
सेबी के होंठों पर गहरी चुप थी। तुम कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? सेबी के लहजे में शिकस्तगी नहीं, कुछ और था। रोशाने की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। सेबी, अच्छी लड़कियां माँ बाप के फैसलों पर सर झुका लेती हैं, और मैं अच्छी लड़की नहीं। उसे लेटकर बाजू आंखों पर रख लिया। रोशाने ने कुछ और कहने को लब खोले, मगर सेबी पहले ही बोल उठी, क्या तुम मुझे कल तक के लिए अकेला छोड़ सकती हो? उसके सपाट लहजे पर रोशाने ने खामोशी से कमरा छोड़ दिया। दरवाज़ा बंद करके पलटी तो सामने खड़े दानियाल को देखकर चौंक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशाने उसके पास आ खड़ी हुई। वो ठीक तो है, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी? मुझे नहीं पता दानियाल। रोशाने बेजार हो गई। अच्छी खासी खूबसूरत जिंदगी जैसे बदसूरत कटहरे में गुजरने लगी थी। क्या मतलब, तुम उसकी बड़ी बहन हो? हाँ हूँ, लेकिन उसके हर रद्द-ए-अमल की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ दानियाल। वो चिढ़कर बोली, फिर झुंझलाकर वहां से चली गई। दानियाल ने उलझकर उसे जाते देखा, फिर कमरे के बंद दरवाजे को। उस बंद दरवाजे के पीछे चटांग पर की लड़की क्या सोच रही थी, क्या करने वाली थी, कोई नहीं जानता था। जेबी ने खाना खा लिया। सब लोग बहुत खामोशी और बेरदबी से खाना खा रहे थे। सरमद के सवाल पर चौंके। नहीं, जवाब समीना ने दिया था। प्लेट बना दो, मैं लेकर जाता हूँ। सबने फिर हैरत से एक दूसरे को देखा, मगर कोई कुछ नहीं बोला था। रोशाने ने प्लेट में चावल भरे, सलाद और कटलस रखा और उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो प्लेट लेकर चले गए थे। समीना ने चम्मच रख दिया। पता नहीं अब बाप बेटी में क्या बात होगी। कमरे में करने को कुछ नहीं था। बेलकोनी लॉक थी। वो फर्श पर बैठी अपनी स्केच बुक पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। लकीरें जो बाहर मिलती तो साइम का नाम लिखती थी। जेबी ने आहट पर सर उठाया और बाप को देखकर स्केच बुक बंद कर दी। उनका दिल मुट्ठी में आ गया। ये भूजी रंगत और राख उड़ाती आंखों में लड़की उनकी सुपारियाँ थी। एक लम्हे को दिल चाहा वो जो खेलने के लिए चांद मांग रही है, वो चांद लाकर उसकी हथेली में रख दे। मगर फिर इब्राहिम का जवाब, कम उम्री की कबाहतें और उनके नापुख्ता जज्बात, ज़माने भर की बातें, इज्जत गैरत के फ़लसफ़े, वो उसके पास नीचे ही बैठ गए। एक चम्मच चावलों का भरकर उसके समेत बढ़ाया। सेबी ने खामोशी से खा लिया। लोग बेटों की खुशियाँ मनाते हैं, मैंने बेटियों के पैदा होने पर मनाई थी। उन्हें अपना फ़ख्र बनाया, मगर इस फ़ख्र को मिट्टी में मिलाया भी तो किसने, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा मान था। चावल सेबी के अलग में फंस गए। इस फ़ख्र को मिट्टी में मिलाया भी तो किसने, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता था, ये हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। अब्बू, मैं नहीं जुबारिया, मुझे वजाहतें नहीं, फैसला चाहिए। मैं तुमसे तुम्हारा बाप होने का हक मांगता हूँ। वो एक लम्हे को रुके। सेबी को लगा उससे गले में फंदा कसा जा रहा है। मेरा मुनसिब नहीं कि तुम्हारी मिन्नतें करूँ, तुम्हें हुक्म दे सकता हूँ। इस बात की इजाज़त मेरा मज़हब, मेरा मुआशरा मुझे देता है। फिर भी फैसला तुम्हारे हाथ में है। किसका साथ दोगी, मेरा या उस लड़के का? फंदा पूरी तरह उसकी गर्दन में कसा गया था। ये फंदा था अताअत का, माँ बाप की मोहब्बत का, उनके मान का। अब्बू, इस तरह मत करें, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर जुल्म मत करें। वो बिलक उठी। जुल्म? उन्होंने ताज्जुब से दोहराया। बेटा, आपने ना जुल्म देखा है, ना जालिम बाप। जुल्म वो होता है जब एक बाप अपनी औलाद को सिर्फ बेटी समझ कर मुंह फेर ले, या बेटे की चाह में दूसरी शादी करके बेटियों को फालतू सामान की तरह घर के कोने में डाल दे, और वो अपनी जायज़ ज़रूरतों के लिए भी मिन्नतें करती फिरें। अब्बू, उन्होंने प्लेट एक तरफ रख दी, उसके सार पर हाथ रखा, अपनी तरफ झुकाया और पेशानी पर शफकत भरा बोसा दिया। जुबारिया शशर रह गई थी। फैसला कर लो, तुम्हारी पेशानी पर बाप का ये प्यार आखिरी तो नहीं। वो जा चुके थे। उसकी पेशानी पर बाप का आखिरी प्यार सुलगने लगा था। सरमद बेटी के कमरे से निकले तो कदम मन मन भारी थे। वो कदम उठाते तो दो पर रुक जाते। पूरी मजबूती के साथ फैसला सुनाकर आए थे तो दिल क्यों कांप रहा था। बेटी की बुझी आंखों में राख होते ख्वाब, वीरान चेहरा, हर फैसले को सैलाब की तरह बहाए जा रहा था। उन्हें ढाल से होकर बेड पर सीधे लेट गए। समीना ने देखा तो सवाल करने की भी हिम्मत न हुई, और इसी बेहिम्मती में रात बुझ गई और दिन रोशन हो गया। वह हड़बड़ा कर उठे। क्या हुआ? समीना ने उनसे ज़्यादा घबराकर कुरान पाक बंद किया। जेबी के पास? इतनी सुबह? अभी तो वो सो रही होगी। नहीं सोई होगी, सारी रात नहीं सोई होगी। वो बेड से उतरे। आपने रात उससे क्या कहा? जो रात कहा वो भूल गया हूँ। मैं जेबी को इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकता। क्या मतलब? मैं उसे वही दूंगा जो वो चाहती है। समीना को लगा उसके सामने कोई दीवाना खड़ा है।
मैं खुद जाकर इब्राहिम की मिन्नत कर लूँगा। हम उन दोनों की मंगनी कर देंगे, फिर जो उसके नसीब में होगा देखा जाएगा। हम अपने बच्चों पर इतना जुल्म नहीं कर सकते समीना। वो मेरी आंखों की रोशनी है, मैं उसे बुझते हुए नहीं देख सकता। अब वही होगा जो वो चाहती है। मैं साइम को उसका बना दूंगा, भले मुझे उसके माँ बाप की मिन्नतें करनी पड़े। अगर हारना ही है तो हम हार जाते हैं समीना। वो बड़बड़ाते हुए नंगे पांव कमरे से निकल गए। समीना ने मौफ होते जहीन के साथ उन्हें जाते देखा, फिर आंखों से नमी साफ की। आज इज्जत और गैरत के सारे फलसफे हार गए थे, बस मोहब्बत करने वाला पाप जीता था। ज़ेबी, मेरी गुड़िया, आओ तुम्हारी पेशानी पर एक बोसा और दूं। कभी बाप का प्यार भी आखिरी हुआ है। उन्होंने दीवानावार दरवाज़ा खोला। हवा का झोंका अंदर आया और सारे पर्दे उड़ गए। ज़ेबी वहाँ नहीं थी। बेड पर एक सफ़ेद कागज़ पड़ा था। आई एम सॉरी अब्बू। उनका आखिरी बोसा इन लफ्ज़ों पर सर रख के सिसक रहा था। घर में इतने सेलफोन थे तो ये कैसे मुमकिन था कि ज़ेबी के हाथ एक भी ना लगता और उसका साइम से रब्ता ना हो पाता। सारी सिचुएशन जानकर वो शशर रह गया था। अब बताओ मैं क्या करूं? ये उस दिन की बात थी जब लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे। हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं कि हम निकाह कर लें। ये तुम क्या कह रहे हो? इस इंतहाई कदम के बारे में उसने सोचा भी नहीं था। घर से भागकर सेबी की आवाज़ हलक में घुट गई। हम निकाह करेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर हमारी फैमिलीज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उन्हें हमारा रिश्ता कबूल करना ही होगा। जिंदगी उनकी नज़दीक 3 घंटे की फिल्म थी जिसके बाद हैप्पी एंडिंग होना थी। फिर सब लोग मान जाएंगे। सेबी तसबसब का शिकार हुई। जाहिर है साइम को जेबी के साथ साथ अपने वालिदैन पर भी गुस्सा था। उनकी प्लानिंग सामने आ गई थी। नाना की हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी वो जाहिर कर रहे थे। दानियाल भाई हमारी जान ले लेंगे, वो डर रही थी। साइम चिढ़ गया। इतना आसान नहीं है, हमारी जान लेंगे तो खुद जेल जाएंगे। मगर ये सब होगा कैसे? उसके लहजे में नीम रसामंदी थी। निकाह के लिए क्या चाहिए होता है? लड़का, लड़की, काजी और 2 गवाह। हम यहाँ से नाना के घर जाएंगे। ट्रेन का सफ़र महफूज होगा। नाना हमारा साथ देंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जिस सिचुएशन में हम उनके पास जाएंगे उनके पास हमारे निकाह के सिवा कोई और रास्ता नहीं होगा। फिर हम घर वापस आ जाएंगे। थोड़ा डांट डपट मारपीट, लेकिन वो तो कब से हो रही है। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। साइम ने जितने यकीन से कहा था, सेबी को भी लगा इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ उसे लगा था।